हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टारगेट क्या है। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन यानी विलयन का ये वीडियो थर्ड है। ठीक है। और इसमें हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहला टॉपिक हमारा है ठोसों की द्रव में विलेयता, और दूसरा टॉपिक हमारा है ठोस विलयन, और तीसरा टॉपिक हमारा है ठोस विलयन के प्रकार। इसमें ये तीन टॉपिक को हमको पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा एक हेनरी के नियम पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, हेनरी के नियम पर एक न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक यानी KH की गणना कीजिए। और जो आंशिक दाब होता है P बराबर दिया गया है 0.987 बार, ये दिया गया है। हमको यहाँ जो हेनरी स्थिरांक है उसको निकालना है। ठीक है, हेनरी स्थिरांक के मान की गणना हमको करनी है। और हम लोग पढ़े KH बराबर P अपान एक्स गैस, यही फॉर्मूला होता है ना, KH इज इक्वल टू P अपान एक्स गैस। यहीं से हमको हेनरी स्थिरांक का मान निकालना है। दाब हमको पता ही है, और जो ये गैस का मोल प्रभाज है, इस मोल प्रभाज को हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमारा सवाल लग जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो चीजें दी गई हैं पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एसटीपी पर जो विलेयता है H2S गैस की, ये समझ लीजिए ये मोलों की संख्या है, तो N1 मान लेंगे। इसके मोल को हम क्या मानेंगे? N1। और ये हमारा दिया गया है 0.195 यहां पे दिया गया है। ठीक है, जल के लिए अब देखिए, जल का तो मोल पता नहीं है, पहले इसका भार। और ये भार इस किसकी बात हो रही है? एसटीपी पर बात हो रही है। एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात हो रही है। तो एसटीपी पर इसका जो भार होता है वो होता है 1 kg यानी 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और जल का अणुभार लिख लीजिए। जल का अणुभार होता है 18, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और उसका प्लस 16, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। जब भार और अणुभार पता है तो यहीं पे हम इसका मोल निकाल लेंगे, तुरंत हमारा मोल निकल जाएगा। तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो ये W का मान 1000 अपान हो जाएगा 18। ठीक है, काट दीजिए इनको, तो ये हो जाएगा 2 9 18 और ये हो जाएगा 500। ठीक है, यानी हमारा आ गया ये 500। चलिए भाई, थोड़ी लाइट की समस्या थी। देखिए ये हमारा हो जाएगा N2 बराबर 500 बटे 9 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो N2 बराबर हमारा आ जाएगा, भाग कर दीजिए, 9 बचे 45, 5 बचेगा यानी 55.55 आ जाएगा। ठीक है, भाग करेंगे 55.55, ये जल का मोल आ गया। अब हम मोल प्रभाज के लिए हमको कुल मोल चाहिए, तो आइए यहाँ पे हम लोग पहले कुल मोल निकालते हैं। तो कुल मोल निकालने के लिए दोनों के मोल को हम जोड़ देंगे, N1 प्लस N2। तो N1 का मान 0.195 और प्लस N2 की वैल्यू है 55.55। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 55.745। तो ये आ जाएगा 55.745। ये कुल मोल आ गया N1 प्लस N2। तो अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे मोल प्रभाज। ठीक है, तो X गैस यानी H2S गैस का मोल प्रभाज बराबर
जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या। देखिए मोल प्रभाज का मतलब होता है जिसका मोल प्रभाज आप निकाल रहे हैं उसके मोलों की संख्या। हम लोग H2S गैस की निकाल रहे हैं तो इसके मोलों की संख्या अपान जो विलयन के कुल मोलों की संख्या हम लोग यहां से निकाले हैं इससे भाग कर देंगे तो हमारा मोल प्रभाज आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो X गैस इज इक्वल टू N1 का मान है 0.195 और N1 प्लस N2 की वैल्यू है 55.745। तो इनको हल करेंगे तो X गैस इज इक्वल टू दोनों का आप भाग कर दीजिए तो भाग करने के बाद आएगा 0.0035। इनका जब हम लोग भाग करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 0.0035। ठीक है, अब देखिए अब हमको दाब भी पता है और ये भी पता है, ये मोल प्रभाज भी पता है तो हम लोग हेनरी स्थिरांक को आसानी से अब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहां देखिए तो हम लोग जानते हैं हेनरी स्थिरांक KH बराबर P अपान X गैस। ठीक है, P अपान X गैस तो KH इज इक्वल टू हो जाएगा P की वैल्यू कितनी है 0.987, ये P की वैल्यू हो गई और जो हम लोग X गैस की वैल्यू निकाले हैं ये हमारा हो जाएगा 0.0035। ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों का आप लोग कर लीजिए भाग और जैसे हम लोग इनका भाग करेंगे तो पॉइंट सेम पोजीशन पर है, पॉइंट को हटा भी सकते हैं तो KH इक्वल टू भाग करने के बाद हमारा आ जाएगा 282। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझते हैं। कह रहा है कि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 m है तो हेनरी स्थिरांक KH की गणना कीजिए। देखिए हमको हेनरी स्थिरांक का मान निकालना है। ठीक है, तो हेनरी स्थिरांक के लिए हमको दो चीज चाहिए। अगर आपको हेनरी स्थिरांक निकालना है तो हमको कम से कम दो चीज तो जरूर चाहिए, एक तो दाब चाहिए और दूसरा जो है गैस का मोल प्रभाज चाहिए। अगर गैस का मोल प्रभाज और आंशिक दाब जो P है वो दिया गया है तो हम हेनरी स्थिरांक का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए P की वैल्यू तो दिया ही गया था। अब जो H2S है उसका मोल दिया गया 0.195, एक तो इनका मोल दिया गया है। ठीक, और मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? गैस का मोल प्रभाज निकालने के लिए उस गैस के मोलों की संख्या चाहिए और जो विलायक दिया गया है उनके मोलों की संख्या भी चाहिए, क्योंकि जब विलयन का कुल मोल निकालेंगे तो हमको विलेय और विलायक को के मोलों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले जल के लिए देख लेते हैं। इसका तो मोल निकला है, अब इसका जल का मोल निकालेंगे जो विलायक हमारा है। तो एसटीपी की बात हो रही है, एसटीपी पर जो विलायक का भार होता है वो 1000 ग्राम होता है, वो भी जल की बात हो रही है। तो जल का जो अणुभार होता है वो होता है 18। अब देखिए जल का मोल निकालना है तो जल जिसका मोल निकालना हो उसका भार और बटे अणुभार, हम जानते हैं कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो देखिए भार बटे अणुभार हमने किया तो 1000 बटे 18 हो गया, तो इसको काटने के बाद हमारा मोल जो आ गया 55.55 आ गया। ठीक है, अब विलेय का मोल पता है और विलायक का मोल पता है। अब दोनों के मोलों को जब हम जोड़ देंगे तो ये विलयन का कुल मोल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोल प्रभाज निकालने के लिए हमको जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या करनी पड़ती है। इसीलिए हम पहले दोनों का मोलों की संख्या निकालें, फिर जोड़ दिए, कुल मोलों की संख्या निकल गई विलयन के। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग मोल प्रभाज निकाल लेंगे गैस का। तो मोल प्रभाज बराबर गैस का मोल प्रभाज बराबर गैस के मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब गैस के मोलों की संख्या कितनी है? ये H2S हमारा गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड नाम होता है। ये N1 का मान 0.195 ये हो गया, और जो विलायक का मोल निकला है ये 55.55। एक मिनट, हाँ ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा ये आ गया था, इसको जाने दीजिए। तो N1 प्लस N2 का मान हमारा 55.745 आया है। ठीक है, अब इन दोनों का हम कर देंगे भाग। जब भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.0035। अब मोल प्रभाज भी आ गया, हमको दाब भी दिया गया है,
तो हेनरी स्थिरांक बराबर P अपान एक्स गैस, P की वैल्यू ये हो गई, इनकी वैल्यू ये हो गई, दोनों का भाग कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला टॉपिक हमारा है ठोसों की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठोसों की द्रव में विलेयता क्या होती है? ठोसों की द्रव में विलेयता, देखिए 100 ग्राम विलायक में उपस्थित 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में अधिकतम मात्रा को ठोस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुनेंगे। 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में अधिकतम मात्रा को ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा, वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में पूरी तरह से घुल जानी चाहिए। ठीक है, 100 ग्राम विलायक में जो घुल जाए वही ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। ठीक है, 100 उतना विलेय ग्राम में डालिए, आप 100 ग्राम विलायक में उतना विलेय डालिए, उतना ग्राम विलेय डालिए कि जितना उसमें 100 ग्राम विलायक में पूरी तरह से घुल जाए, वही ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। ठीक है, एक परिभाषा और है, देखिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित ठोस पदार्थ के मोलों की अधिकतम संख्या को ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। कहने का मतलब 1 लीटर का हमारा अगर विलयन है, उसमें ठोस पदार्थ के मोलों की वह संख्या, वह अधिकतम संख्या को जो 1 लीटर में पूरी तरह से विलेय हो, उसी को हम कहते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अगला टॉपिक हमारा है ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए ठोस विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक ठोस विलयन, 2 या 2 से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। और जो हमारा ठोस विलयन होता है, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ठोस विलयन 2 प्रकार का होता है। देखिए जो पहला प्रकार हमारा होता है, ये होता है ये प्रतिस्थापी ठोस विलयन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। और जो दूसरा प्रकार हमारा होता है, ये होता है अंतरावकाशी ठोस विलयन, इंटरस्टेटियल सॉलिड सॉल्यूशन। ये 2 प्रकार के हमारे ठोस विलयन है। एक तो हमारा प्रतिस्थापी ठोस विलयन और दूसरा हमारा है अंतरावकाशी ठोस विलयन। आइए दोनों के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए ठोस विलयन की परिभाषा ये है, 2 या 2 से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। और ठोस विलयन हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा है प्रतिस्थापी ठोस विलयन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, और दूसरा हमारा है अंतरावकाशी ठोस विलयन, इंटरस्टेटियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब बारी बारी से दोनों के बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए आइए दोनों को हम समझते हैं। एक प्रतिस्थापी ठोस विलयन और दूसरा हमारा अंतरावकाशी ठोस विलयन। ठोस विलयन 2 प्रकार का, दोनों प्रकारों को हम लोग समझते हैं। देखिए प्रतिस्थापी ठोस विलयन क्या होते हैं? इसमें जो है, इसमें क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण अन्य ठोस के कणों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण होते हैं, वो किसी दूसरे ठोस के कण द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा विलयन बनता है, वो कहलाता है प्रतिस्थापी ठोस विलयन। देखिए मान लीजिए कि पहले हमारे ठोस के कण कुछ इस प्रकार थे। इधर देखिए, ये व्यवस्था देखिए ऐसे, ये देखिए मान लीजिए कोई क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है
इसमें मान लीजिए ये कण जो है हमारा विलायक का कण है, ठीक है, क्योंकि हम विलायक में विलेय को घोलते हैं, तो मान लीजिए ये पूरी व्यवस्था जो है कोई क्रिस्टलीय ठोस का है और इसमें हम इसको मान रहे हैं ये विलायक का कार्य कर रहा है, ठीक है। अब इसी विलायक में मान लीजिए इस विलायक का ये वाला कण है, इसको यहां से हटा दिया गया, इसको यहां से गायब कर दिया गया और हटाने के बाद किसी दूसरे ठोस का कण इसमें आके मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रिस्टलीय ठोस का जो कण था वो किसी दूसरे यानी इसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, हटा दिया गया। मान लीजिए कोई कण ये भी आ गया, दूसरा कण आ गया, दूसरे ठोस का कण एक ये आ गया, तो इस प्रकार ये कण जो अब हमारा कहलाएगा ये विलेय कहलाएगा, ठीक है। ये जो आपका ये सब कण दिख रहे हैं वो आपके विलायक के कण हैं और जो आपको ये सब कण दिख रहा है ये और ये जो ये कलर वाले कण दिख रहे हैं ये जो है विलेय के कण है, ये किसी दूसरे ठोस के कण थे जो इनके कणों को प्रतिस्थापित करके वहां जगह लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो विलयन होंगे वो प्रतिस्थापित ठोस विलयन होंगे, इस प्रकार के जो ठोस विलयन होते हैं वो प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहलाते हैं, ठीक है। अब यहां आ जाइए, दूसरा हमारा है अंतरावकाशी ठोस विलयन। अंतरावकाशी ठोस विलयन क्या होता है? इसमें क्रिस्टलीय ठोस के अंतरावकाशी या रिक्तियों में अन्य ठोस के कण आ जाते हैं। कहने का मतलब जो अगला हमारा ठोस विलयन है ये अंतरावकाशी ठोस विलयन है, इसमें क्या होता है उसमें तो आपका प्रतिस्थापन हुआ कि जो क्रिस्टलीय ठोस था उसके कण को किसी अन्य ठोस के कण ने प्रतिस्थापित कर दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें यह होता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस हमारा रहता है आप अगर उसको अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के बाद हम किसी भी प्रकार से अरेंज करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ खाली जगह रह जाती है, कुछ रिक्तियां रह जाती हैं, तो उसी रिक्तियों में किसी दूसरे ठोस के अवयवी कण आके बैठ जाते हैं। यहां से कोई कण हमारा रिमूव नहीं होता है, कोई प्रतिस्थापित नहीं होता है, बल्कि जो रिक्तियां रहती हैं, जो खाली स्थान रहते हैं, आप किसी भी चीज को किसी भी ठोस को आप व्यवस्थित करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें खाली स्थान रह जाएगा, कुछ ना कुछ रिक्तियां रह जाएंगी, तो उन्हीं रिक्तियों में जाकर हमारे दूसरे ठोस के कण आके व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा ठोस विलयन बनता है वो कहलाता है अंतरावकाशी ठोस विलयन। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई क्रिस्टलीय ठोस की जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से, जो व्यवस्था है इनकी, ये देखिए कोई क्रिस्टलीय ठोस का अरेंजमेंट इस प्रकार हम कर दे रहे हैं। ये देखिए कोई क्रिस्टलीय ठोस है और भी परत हम लगा देते हैं, जैसे एक परत है, देखिए अब तो हमारे चैप्टर से निकल चुका है जिसको हम लोग कहते थे ठोस अवस्था। नहीं तो हम लोग वहां ठोसों के अरेंजमेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझते थे उस पार्ट में, लेकिन वो पार्ट हमको नहीं पढ़ना है, इस टाइम में छोड़ दिया गया, उस पार्ट को काट दिया गया, आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया। नहीं तो हम वहां मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट बहुत प्रकार से पढ़ते थे, उनकी व्यवस्थाएं को किस प्रकार से वो अरेंज किए जाते हैं वो अब बहुत डीपली पढ़ रहे थे वहां हम लोग। अब देखिए एक पंक्ति हमारी ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई, चौथी पंक्ति हो गई। ये पंक्तियां मान लीजिए हमारी सेम सेम है। अरेंजमेंट की कई व्यवस्था होती है, ये इधर उधर करके भी व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये सब लाइन सेम सेम है, हम लोग कह सकते हैं ए व्यवस्था, ए व्यवस्था, ए व्यवस्था, यानी ये ए टाइप की व्यवस्था है, इसमें भी सेम टाइप की व्यवस्था है। अभी देखिए मान लीजिए इसको थोड़ा सरका दिया जाए, इसको रिक्तियों में डाल दिया जाए तो ये व्यवस्था चेंज हो जाती है, तो हम लोग उसको ए बी टाइप कहते हैं, ठीक है। तो कई टाइप के अरेंजमेंट होते हैं जो हम लोग ठोस अवस्था में पढ़ते हैं, लेकिन वो चैप्टर हमको पढ़ना नहीं है, वो हमारे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए हमने बताया कि ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें ये कण किसके कण है भाई? विलायक के कण है, विलायक का कण है इसमें। अब देखिए जिसमें जो अन्य ठोस के कण आएंगे वो रिक्तियों में आएंगे, देखा कहा गया ना अंतरावकाशी या रिक्तियों में अन्य ठोस के कण आ जाते हैं। अब मान लीजिए रिक्तियां ये हमारी हो गई, यहां देखिए कण आ जाएगा, यहां कोई कण यहां से हटेगा नहीं, इस क्रिस्टलीय ठोस से कोई कण बाहर नहीं जाएगा, केवल जो खाली स्थान होंगे वहां अन्य ठोस के कण आके व्यवस्थित हो जाएंगे। हम रिक्तियों में देखिए डाल रहे हैं, कहीं भी आप रिक्तियों में डाल सकते हैं, ये देखिए इसमें अन्य ठोस के कण आ गए। अब ये हमारा कहलाएगा विलेय, और इसी विलेय को हम लोग
अन्य ठोस के कण भी बोल सकते हैं, अन्य ठोस के कण। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं अंतरावकाशी ठोस विलयन। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक पूरे हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, आपको अगर वीडियो की क्वालिटी कम लगे तो क्वालिटी आप बढ़ा के देखिए, और हमेशा जो है इस प्लेस में आप फोन को करके देखा करिए। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहिए और उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।